नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि आज, तो वही सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। साथ ही सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की आज पुण्यतिथि है, तो सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की आज पुण्यतिथि है, तो सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पे सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि है। जहां सीएम योगी ने ट्वीट कर उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, तो इन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि सादगी, सरलता एवं प्रतिमूर्ति पूर्व रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी को पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर उनको ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सादगी, सरलता एवं सुशील की प्रतिमूर्ति पूर्व रक्षा मंत्री व गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जहां सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि सादगी, सरलता की प्रतिमूर्ति पूर्व रक्षा मंत्री व गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का। जो अगली बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला, तो आपको बता दें अधिवक्ता श्वेता राज फ्री में लड़ेंगी केस। जहां श्वेता राज सिंह कल पुलिस को दी थी तहरीर। तो बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से, जहां 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला, तो ये आपको बता दें कि अधिवक्ता श्वेता राज फ्री में लड़ेंगे उनका केस। जहां श्वेता राज सिंह ने कल पुलिस को तहरीर दी थी। तो बड़ी और अहम जानकारी अयोध्या से, जहां 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। जो आपको बता दें कि अब अधिवक्ता श्वेता राज मासूम का केस फ्री में लड़ेंगी। तो ये आपको बता दें कि श्वेता राज सिंह कल पुलिस को तहरीर दी थी। जहां अधिवक्ता श्वेता राज फ्री में लड़ेंगी 7 साल की मासूम का केस। आपको बता दें कि 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी। प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जहां सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अब जो है मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे, तो वही शपथ लेने से पहले अपराधियों में खौफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अपराधी खुद एसपी कार्यालय पर पहुंचकर अपराध ना करने की कसम खा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया, जहां एनकाउंटर के डर से कुख्यात अपराधी सुनील ने थाना मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेयी के सामने अपराध ना करने की कसम खाई और कहा कि मैं अपराध से तौबा करता हूं। अगर मेरी ओर से कभी कोई अपराध किया जाता है तो मेरा सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए। जहां प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने जा रही, तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से पहले ही अपराधियों में खौफ देखने को मिल रहा है। जो अपराधी खुद एसपी कार्यालय पर पहुंचकर अपराध न करने की कसम खा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला यूपी के शाहजहांपुर से भी सामने आया है। यूपी विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई। इस दौरान बाराबंकी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चाय की चुस्की लेते लेते बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में बेईमानी का चुनाव जीता है और वोट के लिए पैसे भी बंटवाए गए हैं। तो वही लखनऊ समेत कई जगहों पर बीजेपी ने चुनाव में बेईमानी की है।
तो जहां यूपी विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई, तो ये आपको बता दें कि इस दौरान बाराबंकी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चाय की चुस्की लेते लेते बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी ने बेईमानी का चुनाव जीता है और वोट के लिए पैसे भी बंटवाए हैं। तो वही लखनऊ समेत कई जगहों पर बीजेपी ने बेईमानी से चुनाव जीता है। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें डीएम ने निर्देशित करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबरों की ओर संख्या बढ़ाई जाए और जिसके लिए सोसाइटी के सदस्य अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी से जोड़ने का कार्य करें। तो वही साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्ट्रेट में कार्य कर रहे महिलाओं को रेड क्रॉस सोसाइटी की तैयारी की गई हाइजीन किट का वितरण किया। इस मौके पर अवैतनिक सचिव समेत आमजन भी मौजूद रहे। कानपुर में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें डीएम के निर्देशित करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबरों की और संख्या बढ़ाई जाए, जिसके लिए सोसाइटी के सदस्य अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी से जोड़ने का कार्य करें। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और जिसके लिए सभी रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य बधाई के पात्र हैं। तो वही बैठक में उन्होंने कलेक्ट्रेट में कार्य कर रही महिलाओं को रेड क्रॉस सोसाइटी की तैयार की गई हाइजीन किट का वितरण किया और इस मौके पर अवैतनिक सचिव समेत आमजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में शिरकत की। वही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगने वाली वायरस के टीके का शुभारंभ किया। तो वही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। इसके साथ ही वो पीएम मोदी की तारीफ करना भी नहीं भूले। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में शिरकत की, जहां उन्होंने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोरोना वायरस के टीके का शुभारंभ किया। तो वही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है और इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है। कुशीनगर में होली के त्योहार को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में पीसी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बैठक को संबोधित करते हुए जहां पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने बताया कि जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखने में पीस कमेटी के सदस्यों का योगदान अतुल्य है। वह एडीएम देवी दयाल वर्मा ने अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि दरगाह, कब्रिस्तान, मस्जिदों को जाने वाले रास्ते, होलिका दहन वाले स्थल पर जहां उन्होंने विशेष सफाई की व्यवस्था को लेकर के भी कहा कि वहां पर विशेष सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इन जगहों को जाने वाले रास्तों में कोई अवरोध या कब्जा नहीं होना चाहिए। पूरे देश में होली त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पिछले कुछ समय से कोरोना के चलते सभी वर्ग के लोगों के साथ साथ बाजारों पर भी खासा असर देखने को मिला। तो वहीं इस बार रंगों का असर बाजारों में नजर आ रहा है। इसके साथ ही जहां लखनऊ के मुख्य बाजार में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वही आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने पटरी दुकानदारों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्य मार्केट जो राजधानी लखनऊ में स्थित है अमीनाबाद, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग खरीदारी के लिए आते हैं। होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार में यहां पे हर समय भीड़, यहां साल भर भीड़ नजर आती है, पर कोरोना काल के बाद कुछ ऐसी स्थिति आई कि मार्केट से पूरी भीड़ खत्म हो गई। लोग, ग्राहक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आज होली का त्यौहार है, आज कहीं ना कहीं यहाँ लोग दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ पटरी दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या स्थितियाँ जो बीच में रही और अभी जो बदली हैं उसमें कितना फर्क है। पहले तो आप अपना नाम बता दें। अर्जुन अग्रहरी।
अर्जुन जी, क्या स्थितियां रही कोरोना काल के बाद से लेकर अभी तक की? बहुत कठिन स्थितियां रही हैं, लेकिन अब भगवान के आशीर्वाद से अब थोड़ा बाजार में रौनक दिख रही है, कस्टमर दिख रहे हैं, काफ़ी हद तक रिकवरी हो रही है। अच्छा, अगर बात करें कि आप सब पटरी दुकानदार हो और समय समय पर यहाँ पर भाई पटरी पे बिक्री करना और कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा प्रशासन और प्रशासन से, उसमें कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? उसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये है कि शासन प्रशासन इस समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब आगे बाबा जी जीते हैं, दोबारा सरकार बन रही, देखिए क्या करते हैं। अर्जुन जी का कहना है कि बाबा जी जीते हैं, सरकार बनी है, शायद आगे स्थिति सही हो, क्योंकि पटरी दुकानदारों की स्थिति काफी समय तक देखी जाती है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से या किसी भी कारणों से दिक्कत में आती है। पर अर्जुन जी का कहना है साफ तौर पे कि बाबा की सरकार बनी, अब आने वाला समय और सही होगा। मेरे साथ एक भाई और हैं। भाई, अपना नाम बताएं। भाई नीरज मौर्य। नीरज मौर्य जी, क्या स्थिति है इस बार बाजार की? बाजार की स्थिति भैया अब सुधरी है थोड़ी बहुत। अभी तो पीछे जो है बहुत खराबी हो रही थी, कस्टमर आने में दिक्कतें थी, कस्टमर डर के मारे आ नहीं रहा था मार्केट। अच्छा, पिछले साल होली हुई थी और इस साल की होली में कितना अंतर है? बहुत तो फर्क है। पिछले साल थोड़ा कोरोना का डर था, इस समय थोड़ा कोरोना का डर नहीं है कस्टमर को, इसलिए थोड़ी सी रौनक दिख रही है बाजार में। पहले ये था पिछले साल की कोरोना की वजह से कस्टमर ही नहीं आ रहा था, और उसके शासन में जो कोरोना मास्क लगाना, ये करना वो करना, इस चक्कर में कस्टमर थोड़ा दिक्कत कर रहा था। अगर बात करें हम कि जो महंगाई को लेकर कि इस समय आदमी महंगाई से काफी टूटा हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद से कई लोगों की नौकरियां चली गई, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी क्या स्थिति है कि कुछ जो सामान आपके पास पहले आप जैसे जो सामान 500 रुपए का बेचते थे, इस बार क्या उसकी कीमत बढ़ी है या फिर उतनी ही? नहीं, कीमतों में तो बढ़ावट आई है। जो चीज पहले 500 की बिकती थी वो 550 की हम लोग खुद खरीद के ला रहे हैं। महंगाई तो बढ़ी है। देखिए आगे क्या होता है, बजट वगैरह आएगा, अब आगे सरकार बदली है तो आगे क्या होगा वो देखेंगे। देखिए, सरकार से कई लोगों को उम्मीदें जागी हैं कि सरकार 5 साल में कोरोना काल बीच में पड़ने की वजह से काफी दिक्कतों का सरकार को भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सभी पब्लिक हो या फिर पटरी दुकानदार हो, सरकार को लेकर काफी आशाजनक हैं कि आगे चलकर सरकार और सही करेगी और स्थितियां काफी सुधरेंगी। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। इस बार होली का त्योहार शुक्रवार के दिन है। इस दिन जुमे की नमाज होने के साथ ही शबे बारात भी है, तो यही वजह है कि पुलिस अब दोहरी प्रशासन सुरक्षा के तहत जहां दोहरे बंदोबस्त करने में जुड़ा है, वहीं डीजीपी मुख्यालय की खास रणनीति के तहत संवेदनशील होलिका दहन स्थलों पर भी अतिरिक्त पुलिस की तैनाती किए जाने और पुलिस गश्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर हर खबर संवाददाता ने लखनऊ सेंट्रल के डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया है, उसको देखा जाए तो लखनऊ के हिस्से में मध्य में जो कमान आती है वो मध्य की कमान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर बीजेपी से लेकर और कई बड़े कार्यालय हैं। जितनी शांति तरीके से कोई भी अराजकता नहीं फैली, यहाँ पर जो पूरा मतदान किया गया और पूरा जितना भी इलेक्शन का समय रहा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निभा दिया गया। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक जी का, और आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि मैम, सबसे पहले तो जो 2022 का चुनाव की शांति तरीके से मनाया गया उसको आप बहुत बहुत बधाई कि कोई भी किसी तरह की अराजकता सामने नहीं आई। और दूसरी चीज मैम, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब होली और शबे बारात दोनों त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, और मध्य में भी एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पे गलियां काफी हैं, जहाँ पे पुलिस को पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाता है कभी कभी, तो उसकी कितनी तैयारियां हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जितने भी जनपद वासी हैं उनको दोनों त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी के लिए ये त्योहार सुख शांति और समृद्धि लेके आए, ये हमारी कामना है। और हमारी जो तैयारियां हैं उसमें हमने ये इंश्योर किया है कि जो पुलिस का रिस्पांस टाइम हो वो बहुत अच्छा हो, और इसके साथ ही लगातार पेट्रोलिंग सड़कों पर होती रहे। हमारी जितनी भी पॉलीगन्स हैं, हमारी जितनी भी एसएचओ की मोबाइल्स हैं, वो लगातार भ्रमणशील रहेंगी। इसके साथ ही क्योंकि महिलाएं बड़े तौर पे इसमें खरीदारी का सामान और अन्य चीज़ों के लिए बाहर निकलती हैं, तो उनकी सुरक्षा हेतु भी हमारी पिंक पेट्रोल और पिंक स्कूटीज़ को हमने ब्रीफ किया है बहुत अच्छे से कि वो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर रहें और महिलाओं के कोई भी असुविधा उनको ना होने पाए, इस बात
बात को इंश्योर करें। इसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ होली का दहन का कार्यक्रम है, प्लस जो होली खेले जाने का कार्यक्रम है, प्लस शब बारात का कार्यक्रम है, उसके सभी के लिए भी हमारे द्वारा हर थाने पर जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो पीस कमेटी है, उसकी मीटिंग्स की गई हैं और हम लगातार भ्रमणशील रहते हुए पूर्ण तैयारी के साथ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएंगे। मैम, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो क्षेत्र है इसमें पुराना लखनऊ भी कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाता है और पुराने लखनऊ में देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर कई बार पुलिस को पहुंचने में समय लग जाता है। तो इस बार क्या खास तैयारी की गई है जिसमें अगर कोई भी इस तरह का अराजकता फैलती है तो पुलिस जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सके? देखिए, यूपी पुलिस के पास इसको हैंडल करने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हमारी 2 व्हीलर बाइक PRVs चलती हैं, साथ साथ हमारी पॉलीगन्स चलती हैं और ऐसे किसी भी जगह पर बहुत तत्परता से पहुंचती हैं। हम लोगों का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहता है और आगे भी क्योंकि हम लोग अगर ऐसे जगहों पे हमें पहुंचना होता है तो हम तत्परता से पहुंचते हैं। हम फुट पेट्रोलिंग भी ऐसे एरियाज में करते हैं, जनता का विश्वास रहता है और कोई भी यदि समस्या आती है तत्काल उसको हम एड्रेस करते हैं। ये थी हमारे साथ DCP मध्य अपर्णा रजत कौशिक जी, जिनका कहना है कि पूरी तैयारियां कायदे से कर ली गई हैं और दोनों त्योहारों की बधाई देते हुए उन्होंने बोला है कि हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी चीज में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। आनंदम धाम के संस्थापक राष्ट्रवादी सदगुरु रितेश्वर महाराज ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के यूपी में टैक्स फ्री करने के लिए दोबारा CM बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक संत के पास ही इतनी ताकत है जिसने प्रदेश में एक नया इतिहास रचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि CM का पद संवैधानिक दायरे में आता है, इसलिए बुलडोजर बाबा का ताल्लुक अच्छे कार्यों के सृजन और निर्माण से है और दूसरा मतलब गैरकानूनी ढंग से कमाई गई आकूत संपत्ति खर्च से होने वाली है। चीज आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी चैनल के माध्यम से पिछली बार कश्मीर को लेकर जो हमने मूवी की बात की थी कि ये उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होना चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे तुरंत, आपका जो खबर देखी उस पर तुरंत संज्ञान लिया और उसको टैक्स फ्री कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, द कश्मीर फाइल भारत के उस काले अध्याय को उद्धृत करती है जिस समय एक समुदाय को रातों रात उनके पूरे परिवार को मारकर, काटकर, उनके बलात्कार करके अपने ही देश से उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया। वो काली रात, वो काले दिन, वो काले अध्याय को 70 साल तक बॉलीवुड परोसने में नाकाम रही। हिम्मत नहीं थी सच्चाई को सामने रखने के लिए। बात सिनेमा की नहीं है, बात है सच्चाई को सामने रखने की। और जिनके ऊपर उत्पीड़न हुआ उन लोगों ने स्वीकार किया कि बिल्कुल अक्षरशः ये सत्य है, ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ था। अब ये हमारी इच्छा थी कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए, हर व्यक्ति देख सके, भारत का भविष्य कहीं फिर अंधेरे में न चला जाए, कहीं कोई दूसरा कश्मीर न बने। इसलिए उस कश्मीर की सारी सच्चाई को देखना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है, और नहीं तो फिर कई कश्मीर बन जाते। इसलिए मैंने कहा कि ये टैक्स फ्री हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। माननीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ बड़े संवेदनशील और महान इंसान हैं, इस संत हैं, और एक साधारण से साधारण बातों को भी साधारण व्यक्ति से भी सुन करके जो लोकहित और जनहित का कार्य होता है, राष्ट्रहित का कार्य होता है, सनातन हित का कार्य होता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे ही ये खबर चली उन तक खबर पहुंची होगी और उन्होंने किया, तो मैं साधुवाद देता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनके इसी जनप्रिय और लोकप्रिय नीति के कारण वो इतिहास बदलते हुए दूसरी बार इस प्रदेश में आ गए हैं मुख्यमंत्री बनकर के। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं और एक साधारण से साधारण व्यक्ति की भी बात इसी तरीके से सुनकर लोगों का वो हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, उन्नत होने में मदद करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं। द कश्मीर सबको देखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। मैं भी अपने शिष्यों के साथ देखने जा रहा हूं। पूरी फिल्म की हॉल को कहीं दिल्ली या कहीं बुक करूंगा, वहां देखूंगा, संदेश देने के लिए कि सच्चाई को सबको देखना चाहिए, ताकि ये दूसरा कश्मीर और दूसरा पलायन कभी इस हिंदुस्तान में हिंदू। लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला मडियाव थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले में JCP क्राइम की नीलाब्जा चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी के ड्राइवर ने लूट की पटकथा रची थी। ड्राइवर ने नौकरी से
निकाले जाने पर गैंगस्टर के साथ मिलकर प्लान बनाया था। साथ ही अपराधी पंकज को व्यापारी ऋषि गुप्ता के घर अच्छी रकम मिलने की टिप भी दी थी। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने नगर निगम कर्मी बनकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। वही पुलिस की माने तो एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वही घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। जहां लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जेसीबी क्राइम नीलाब्जा चौधरी ने खुलासा करा है। यूपी में चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन बीजेपी जीत भी गई है, लेकिन साथ ही में हार गए हैं कुछ राजनेता और उनकी राजनीति। हारने वालों में शामिल है ऐसे दिग्गज जो यूपी के सुपर हीरो बनकर उभरे थे, जिनकी पार्टी ने रातों रात सबका दिल जीत लिया था। राम मनोहर लोहिया के आदर्शों में विश्वास रखने वाली समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने किया था। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। मुलायम सपा के संस्थापक अध्यक्ष बने। एक दौर था जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बेटे अखिलेश भी 2012 से लेकर 2017 तक यूपी की कमान साधते हुए दिखे। लेकिन एक दौर ये है जब सपा नेताओं को केवल भविष्य में जीत होगी कि दिलासा के साथ जीना पड़ रहा है। 9 मार्च 2022 चुनावों के नतीजे आने में केवल 1 दिन ही बाकी था। विक्रमादित्य मार्ग पर नतीजे के 1 दिन पहले शाम तक गाड़ियों की कतारें थी, समर्थकों का हुजूम था, जोश और नारे थे। लेकिन फिर क्या, जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, दोपहर तक कार्यकर्ताओं के चेहरे लटके हुए नजर आ रहे थे। 10% वोट शेयर बढ़ने और सीटें दोगुनी करने के बाद भी अखिलेश यादव यूपी में जीत न सके। हालांकि पिता मुलायम सिंह यादव ने सपा मुख्यालय पहुंचकर अखिलेश की जमकर तारीफ करते हुए बधाई तो दी, लेकिन जीत बिन ये बधाई फीकी सी लग रही थी। चुनावी जमीन पर अखिलेश की साइकिल कुछ दूर चलने के बाद भी ठहर गई। हालांकि 2017 में सपा को 22% वोट मिले थे और इस बार ये वोट शेयर 10% से अधिक बढ़कर 32% को पार कर गया। सपा ने पहली बार 30% का आंकड़ा पार किया है, लेकिन साइकिल की रफ्तार नहीं बढ़ सकी। अखिलेश का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी की सदर सीट तक पर भाजपा जीत गई। एक तरह से देखा जाए तो यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को भले ही जीत हासिल न हुई हो, लेकिन सपा मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है। भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बने अखिलेश यादव ने क्षेत्रवाद जातीय गणित तो ठीक सजाई, लेकिन केमिस्ट्री नहीं साध पाए। किसान आंदोलन की आंच में तप रहे वेस्ट यूपी में बीजेपी को झुलसाने के लिए उन्होंने जयंत की आरएलडी के साथ गठजोड़ किया, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड सहित पूर्वांचल के तमाम हिस्सों में अखिलेश ने जातीय गुलदस्ता सजाया। लेकिन अखिलेश का यह दांव नहीं चल पाया। सपा के कोर वोटर जितने मुखर हुए, उसके खिलाफ दूसरी जातियां भी उतनी ही एकजुट हुई। पुरानी पेंशन, किसानों की कर्ज माफी, कन्या विद्याधन, नौकरी, पेंशन के वादे भी काम नहीं आए। सीएम रहते हुए सरकार पर लगे दबंगई और अराजकता के टैग को अखिलेश उखाड़ नहीं पाए। अखिलेश ने जी जान से मेहनत कर जीत हासिल करने की भले ही लाख कोशिशें की हों, लेकिन चुनाव में सपा के नेता, नीतिकार और निर्णायक तीनों ही भूमिका में अखिलेश यादव हार गए। पिता मुलायम सिंह यादव स्वास्थ्य कारणों से महज 2 सभाओं तक ही सीमित रहे। नतीजों के बाद अखिलेश के सामने अब असली चुनौती कद और पार्टी दोनों संभालने की है। मुस्लिम यादव वोट बैंक आज तक इतनी शिद्दत से अखिलेश के साथ कभी नहीं जुड़ा था। भले ही वोट शेयर से सपा 2024 से अपनी उम्मीदें जोड़ सकती है, पर सवाल यही है कि योगी लहर से कैसे पार पाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।